नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इससे पहले साथी 10 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। इनमें ऐसे प्रश्न होते हैं साथी जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे होते हैं या फिर करंट अफेयर से संबंधित होते हैं। आते हैं डायरेक्टली प्रश्नों की चर्चा करते हैं। आज का आप सभी का पहला प्रश्न पूछ रखा है, चरक संहिता पाठ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। अगर बात करें साथी चरक संहिता के अनुसार मानव शरीर में कुल मिलाकर हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 360 बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी में 360 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कभी प्रश्न आपसे पूछेगा चरक संहिता पाठ जो है साथी ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये पाठ जो है साथी आचार्य चरक के द्वारा दिया गया है, तो आप इसको जानते रहेंगे। इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है साथी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है। जो साथी कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद है ये दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी में दिल्ली दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभार प्रश्न साथी इसके स्थापना से पूछा जाता है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना कब हुई थी या फिर निर्माण इसका कब हुआ था। तो इसका निर्माण जो है साथी वो 1206 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, कह रखा है मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया जाता था। मुगल साम्राज्य के दौरान साथी जो जजिया कर था वो किस पर लगाया जाता था। आप सभी को पता होगा साथी जो गैर मुस्लिम होते थे, दैट मीन मुस्लिम नागरिक नहीं, हिंदू नागरिक और सब जैसे सिख नागरिक, ऐसे जो नागरिक थे उन सभी पर जजिया कर लगाया जाता था। कहने का मतलब है साथी गैर मुस्लिम नागरिकों पर जजिया कर लगाया जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है साथी गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित है। अगर बात करें गोल गुम्बज की, ये किस जगह पर स्थित है, तो ये साथी बीजापुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में बीजापुर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभार प्रश्न इसके निर्माण से पूछा जाता है कि गोल गुम्बज कब बना था, तो साथी 1626 से लेकर 1656 ईस्वी के बीच इसका निर्माण हुआ था, तो ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी। अगर बात करें भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी साथी, तो पुडुचेरी थी। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आप सभी से पूछ रखा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। दिए गए ऑप्शन में ऐसे कौन से व्यक्ति हैं साथी जिसकी ब्रह्म समाज की स्थापना सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो बात करें ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी साथी, राजा राम मोहन राय जी की। ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभार प्रश्न पूछता है साथी ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। अगर बात करें ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है साथी वो 1828 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1828 में। ध्यान देंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रखा है साथी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। अगर बात करें दूसरे गोलमेज सम्मेलन के साथ ही ये कब हुआ था, तो दिसंबर 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी में दिसंबर 1931 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथी ये कह रखा है सत्याग्रह की शक्ति ने किस शक्ति पर जोर दिया था। अगर बात करें सत्याग्रह की शक्ति ने किस शक्ति पर जोर दिया था साथी, तो सत्य की शक्ति पर जोर दिया था। किस शक्ति पर, सत्य की शक्ति पर। ऑप्शन नंबर बी में सत्य की शक्ति दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आप सभी के सामने है, कह रखा है साथी सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा था। अगर बात करें सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था या फिर साथी ये किस वर्ष में टूटा था, तो 1991 में ये साथी टूट गया था। ऑप्शन नंबर दे रखा है डी में 1991, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभार साथी आपके एग्जाम में सभी ऑप्शन में 1991 दे रखा है और डेट पूछ लेता है, कहने का मतलब दिनांक पूछ लिखता है। तो दिनांक भी आप ध्यान रखेंगे साथी, दिन क्या था, 26 दिसंबर। कौन सी डेट थी साथी, 26 दिसंबर 1991। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, कह रखा है साथी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इनमें से क्या घटित हुआ था। अगर बात करें पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918 तक। ठीक, इसके दौरान क्या घटित हुआ था साथी, क्या कीमतें लगभग दोगुनी हो गई थी, या फिर कीमतें अपरिवर्तित रही थी, या फिर कीमतें कब हुई थी, या फिर साथी कीमत से 10 गुना मतलब 10 कम, साथी 10 वृद्धि हो गई थी, 10% उनमें वृद्धि हो गई थी। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो आप सभी जानते होंगे कीमत जो थी साथी वो लगभग दो गुनी हो गई थी, दो गुना हो गया था। ऑप्शन नंबर ए में एज इट इज दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आप सभी से कह रखा है साथी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रखा है भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे। अगर बात करें भारत में संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, तो भारत में संविधान सभा का चुनाव साथी जुलाई 1946 में हुआ था।
ऑप्शन नंबर डी में एज इट इज़ दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बेहतरीन प्रश्न साथी, पॉलिटी से पूछा गया प्रश्न है। कह रखा है भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है। अगर बात करें भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियों का उल्लेख दिया गया है साथी, कुल मिलाकर 12 अनुसूचियों का उल्लेख दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी में 12 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, आप सभी से पूछ रखा है, काफी अच्छा प्रश्न है। कह रखा है स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं। आप सभी कमेंट में जरूर बताओगे स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं। पहले प्रधानमंत्री और पहले राष्ट्रपति का नाम जरूर कमेंट में करोगे। अगर बात करें स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने साथी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी से क्या कह रखा है साथी, प्रश्न कह रखा है भारतीय संविधान भारत को किस रूप में घोषित करता है। जो भारत का संविधान है, भारतीय संविधान है, वो भारत को किस रूप में घोषित करता है। तो राज्यों के संघ के रूप में घोषित करता है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी में राज्यों का संघ दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के सामने है। कह रखा है साथी, ये प्रश्न 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की। अगर बात करें 1951 में साथी भारतीय जनसंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी द्वारा भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी में साथी दे रखा है इनका नाम, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कह रखा है कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है। दिए गए ऑप्शन में से कौन सी नदी है साथी जो 10 देशों से होकर बहती है। ऑप्शन ए में बोलगा नदी दे रखा है, फरात दे रखा है, दजला दे रखा है और डैन्यूब दे रखा है। तो आप सभी को पता होगा साथी, जो डैन्यूब नदी है वो कुल मिलाकर 10 देशों से होकर बहती है। तो ऑप्शन नंबर डी में डैन्यूब नदी का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी कमेंट में जरूर बताओगे साथी इसका उद्गम स्थल क्या है। जो डैन्यूब नदी है ये कहाँ से निकलती है। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे साथी। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, कह रखा है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है। चाय का उत्पादन करने वाला साथी जो सबसे बड़ा देश है वो चीन है। तो ऑप्शन नंबर सी में चीन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाय के उत्पादन करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, कह रखा है प्रश्न अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी निम्न में स्थित है। दिए गए ऑप्शन में से अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस में हरियाणा दे रखा है, दिल्ली दे रखा है, गुजरात दे रखा है और साथ ही राजस्थान दे रखा है। तो आप सभी जानते होंगे जो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है वो साथी राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे, राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है बर्फ से ढकी चोटियों वाला एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऐसी पर्वत श्रृंखला का नाम आपको बताना है जो बर्फ से ढकी चोटियों वाला पर्वत श्रृंखला है। तो साथ ही ऐसा केवल हिमालय है भारत का। तो ऑप्शन नंबर बी में हिमालय दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी से कह रखा है तिराप और नोआ नदियों किस भारतीय राज्य में बहती हैं। तिराप और नोआ ये दो नदी ऐसे कौन से भारतीय राज्य है साथी जहां पर ये बहती हैं। तो साथी दोनों नदियां अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं। ऑप्शन नंबर ए में अरुणाचल प्रदेश दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है निम्न में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है। दिए गए ऑप्शन में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है। बात करें बाजरा की खरीफ फसल है, साथ ही जौर की खरीफ फसल है, मक्का खरीफ फसल है, परंतु जो जौ है ये खरीफ फसल के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रखा है साथी, कह रखा है निम्नलिखित में से कौन एक संधि पाद है। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक साथी आर्थ्रोपॉड है। तो आप सभी जानते होंगे साथी दिए गए ऑप्शन में से जो सहस्त्रपाद है वो एक प्रकार का संधिपाद होता है, दैट मीन आर्थ्रोपॉड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दिया गया है, साथ ही इसका नाम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, आप सभी से कह रखा है साथी डॉल्फिन, शिशुमार और व्हेल मछलियों को क्या कहा जाता है। जो ये तीन मछलियों का नाम दे रखा है, क्या नाम दे रखा है साथी, डॉल्फिन दे रखा है, शिशुमार दे रखा है और व्हेल दे रखा है। ये मछलियों को क्या कहा जाता है। तो आप सभी जानते होंगे इन तीनों मछलियों को साथी सेटासीन के नाम से जाना जाता है। तो सेटासीन आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्या पूछ रखा है साथी, कह रखा है प्रश्न दिए गए विकल्पों में कौन सी बीमारी सूअर से फैलती है। ऐसी कौन सी बीमारी है साथी जो सूअर से फैलती है। ऑप्शंस में जीका दे रखा है, प्लेग दे रखा है, निपाह दे रखा है और स्वाइन फ्लू दे रखा है। तो आप सभी को पता होगा साथी सूअर से फैलने वाली बीमारी इसमें से एकमात्र स्वाइन फ्लू है। तो ऑप्शन नंबर डी में स्वाइन फ्लू का नाम दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, इंपॉर्टेंट भी कह रखा है साथी, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। अगर बात करें विश्व निमोनिया दिवस की साथी, तो ये प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में 12 नवंबर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष कह रखा है, भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ पर स्थित है। जो साथी प्राचीन मंदिर भी हो और किसको समर्पित हो, भीमा देवी को समर्पित हो। तो बात करें भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ पर स्थित है साथी, तो ये पिंजौर हरियाणा में स्थित है। तो पिंजौर हरियाणा आपका ऑप्शन नंबर साथी डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, आप सभी के सामने है, आप सभी से पूछ रखा है, तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। जो साथी तलाजा केव्स हैं वो कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन में महाराष्ट्र दिया है, मध्य प्रदेश दिया है, आंध्र प्रदेश दिया है और गुजरात दिया है। तो आप सभी को पता होगा साथी, जो तलाजा केव्स हैं यानी तलाजा गुफाएं हैं वो गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी में गुजरात दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर भी इसका होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्या पूछ रखा है प्रश्न साथी, कह रखा है चार मीनार जो एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है कहाँ पर स्थित है। अगर बात करें चार मीनार की, ये कहाँ पर स्थित है साथी, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी में हैदराबाद दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी से कह रखा है, आदि कैलाश पर्वत किस राज्य में स्थित है। जो साथी आदि कैलाश नामक पर्वत है वो कौन से राज्य में स्थित है। तो ये जो पर्वत है साथी ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी में उत्तराखंड दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रखा है साथी, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। दिए गए ऑप्शन में से चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो चीन का राष्ट्रीय खेल आप सभी जानते होंगे टेबल टेनिस है। तो ऑप्शन नंबर सी में टेबल टेनिस का नाम दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए साथी इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।